वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का दूसरा जो पाठ है अम्ल, क्षार और लवण, उसके बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि अम्ल, क्षार और के जो गुण हैं वो क्या हैं। जैसे आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं, अम्ल के जब भी अम्ल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, क्योंकि नींबू हुआ जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, खाते हैं, नींबू, दही और इमली, इन सब में क्या है, अम्ल उपस्थित होता है। तो पहला जो हमारे दिमाग में आता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर एक इनके लिए इनका जो है टेस्ट होता है नीले लिटमस से। तो अम्ल क्या करते हैं कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो और क्षार के लिए क्या आता है कि क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। जो साबुन है घरों में हम यूज़ करते हैं वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो एक और चीज़ में आती है कि ये जब हम इन्हें स्पर्श करते हैं तो इनमें क्या होती है, चिकने, स्पर्श में जो है ये चिकने से होते हैं। तो अम्ल और क्षारकों में अभी हमने नीला लिटमस और लाल लिटमस किया है। तो अम्ल और क्षारकों के गुणों को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा अम्ल है, उसके लिए एक सूचक का उपयोग किया जाता है जो ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल लेते हैं। तो ऐसा ही एक सूचक है लिटमस। लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक है, बैंगनी रंग का सूचक है और इसको थैलोफाइटा के जो लीचन समूह है, थैलोफाइटा समूह के लीचन पौधे से ये प्राप्त किया जाता है, ये निकाला जाता है। ये अपने आप जो लिटमस है ना तो ये अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, लेकिन क्या है कि ये उपस्थिति दर्शाता है। तो सूचक क्या है, सूचक वह पदार्थ है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे पदार्थ की प्रकृति को जान सकते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारकीय। तो ये क्या कहलाता है, ये सूचक कहलाता है। तो ये लिटमस हो गया, ये एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा जो है हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। आपने देखा होगा कि हल्दी जब हमारी किसी शर्ट पर या कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है तो जब हम उसको धोते हैं, हल्दी हालांकि पीले रंग की होती है, जब हम इसको धोते हैं साबुन में क्या है, क्षार है, तो वो क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। जब हम पानी से उसको दोबारा धो देते हैं, साबुन निकल जाता है, तो वो दाग हल्का जो है हो जाता है। तो हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है जो कि हमें क्षार की उपस्थिति दर्शाती है। इसी तरह कुछ मानव निर्मित सूचक भी होते हैं जिन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसमें हो गया मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। तो ये भी हमें क्या दर्शाते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन भी ये जानने के लिए कि जो दिया गया विलयन है अम्लीय है या क्षारकीय, वो दर्शाया जाता है। फिर हम इसके लिए एक करेंगे कि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, ये एक एक्टिविटी है, सिर्फ लाल लिटमस पत्र आपको दिया गया है और आपको 3 टेस्ट ट्यूब में 3 विलयन दिए गए हैं। आपको ये एक में अम्लीय है, एक में क्षारकीय है, एक में उदासीन विलयन है। आपको ये नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा विलयन है, आपने जानना है सिर्फ लाल लिटमस पत्र के जरिए कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में किस प्रकृति का विलयन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों परख नलियों में विलयन दिए गए हैं, तो लाल लिटमस पत्र को हम क्या करेंगे, डुबो के देखेंगे तीनों परख नलियों में अलग अलग लिख के। तो जो विलयन, जिस टेस्ट ट्यूब का विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है, मान लो ये बी टेस्ट ट्यूब है जो लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देती है, तो बी टेस्ट ट्यूब का जो विलयन है वो क्या हो गया, क्षारकीय हो गया। इसी प्रकार अब हमें क्योंकि नीला लिटमस मिल गया, नीला लिटमस पत्र मिल गया, अब हम उस नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, बाकी की 2 परख नलियों में ए और सी दोनों में डाल के देखेंगे अलग अलग, ठीक है। तो जो विलयन नीले लिटमस को लाल में बदल दे, मान लो कि ये ए है, ठीक है, तो ए का क्या हो गया, ए का जो विलयन है वो अम्लीय हो गया और सी ने ना लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव डाला और ना ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव डाला, ठीक है। तो सी विलयन क्या है, टेस्ट ट्यूब सी का विलयन क्या है, उदासीन है। इस तरह हम जो है किसी भी सूचक की मदद से ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारकीय।
अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु जो है अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। जो हमें लेबोरेटरी में जो है प्रयोगशाला में अम्ल मिलते हैं उनमें आप परिचित हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसी तरह जो क्षार हैं वो हाइड्रोक्साइड होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, क्षार हैं। जितने भी अम्ल हैं वो जो है उन वो H पॉजिटिव आयन देते हैं और जो क्षार है वो OH आयन जो है हमें देते हैं। तो ये कुछ अम्लों के नाम जो है जो हमें प्रयोगशाला में मिलते हैं उनके बताए। तो हम कर रहे थे कि धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो जिंक एक धातु है जो जिसको हम प्रयोगशाला में मिल जाते हैं, दानेदार जिंक। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये धातुओं का एक गुण होता है कि जब भी अम्लों के क्षार साथ जो अभिक्रिया करेंगे, कोई भी धातु हो, कोई भी अम्ल हो, चाहे आप सोडियम धातु ले लें, चाहे जिंक धातु ले लें, चाहे कैल्शियम धातु ले लें, जब भी वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो रिस्पेक्टिव लवण बनाएंगे। यानी कि कैल्शियम ले रहे तो कैल्शियम का लवण, क्या नाम, अगर आप सोडियम ले रहे तो सोडियम का लवण, और साथ में क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है। तो इसी तरह हमने जो एक क्षार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब हम जिंक के साथ ये है अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना रहा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन सभी धातुएं जो हैं क्षार के साथ ऐसी अभिक्रिया नहीं दर्शाती। ठीक है। तो अगला जो आता है हमारे पास कि सोडियम का जो है जो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल जो है, अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ये है, जैसे दो टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, एक में सोडियम कार्बोनेट डाल दिया Na2CO3, दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया। ठीक है। तो अब क्या है कि जब सोडियम कार्बोनेट में हमने जो है, इस बार हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट जो है जो कि सॉलिड अवस्था में है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है। साथ में जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसी तरह जब सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करेगा NaHCO3, तो क्या है कि एक HCl से अभिक्रिया कर रहा, तो तब भी क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है, यानी कि चाहे हम धातु कार्बोनेट लें या धातु बाइकार्बोनेट लें, तो वो क्या बनाएंगे, रिस्पेक्टिव लवण बनाएंगे। उस धातु का लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक टेस्टिंग जो है वो अभिक्रिया होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है चूने के पानी से गुजारी जाती है, तो चूने का पानी जो दूधिया हो जाता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील है, और साथ में ये जल बनाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद आप और ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हो, जैसे ये अभिक्रिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जल तो पहले से ही है, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, एक्वस में। और ये क्या है कि जल में घुलनशील है, जो पानी दूधिया हो गया है वो दोबारा क्या बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, बिल्कुल पारदर्शी। ठीक है। तो फिर यानी कि इसके लिए क्या हम जो है जनरल इक्वेशन दे सकते हैं कि धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हम जब लेंगे, जब भी ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके बाद आती है अम्ल और क्षारकों की आपस में अभिक्रिया कैसे होती है। ये छोटी क्लासेस में भी तुमने पढ़ा है। अम्ल और क्षारकों की जो आपस की अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब क्या है कि अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावहीन कर देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या हो गया, ये क्षार है, और हमने जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो क्षार और अम्ल जब भी बनेंगे तो ये क्या बनाएगा, लवण, और क्षार और अम्ल जब भी मिलेंगे ये क्या बनाएगा, लवण और जल। तो ये अभी जो है कुछ पहला पार्ट जो है हमारा इस लेसन का। इसके बाद ये क्वेश्चंस है जो आपने करने हैं इस लेक्चर से रिलेटेड कि सूचक क्या है। दूसरा, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तीसरा, पीतल व तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। चौथा, धातु के अम्लों से अभिक्रिया करते समय कौन सी गैस निकलती है। और पांचवा आपने करना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सभी काम करके आप व्हाट्सएप पे शेयर करें।